दोस्तों जब ऐसे स्टॉक्स की बात आती है जिनको कि हम अपने वॉच लिस्ट में रखे रहते हैं तो कभी कभी कई सारे इन्वेस्टर्स के साथ ऐसा होता है कि वो वॉच लिस्ट पे ही पड़ी रह जाती है। मेरी वॉच लिस्ट में भी कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिनको कि मैंने उसे वॉच लिस्ट में रख रखा है, लेकिन उनमें अभी तक बाइंग का मुहूर्त नहीं बना है। आज की वीडियो इस बारे में नहीं है कि व्हिच स्टॉक टू बाई। आज की वीडियो वॉच लिस्ट स्टॉक्स के बारे में है और मेरी पर्सनल पोर्टफोलियो में एक जो गलती मैंने की थी उसके बारे में है। तो वीडियो को डिटेल में देखिए और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखिए। यहाँ पर हम कुछ स्टॉक्स के एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखना मिस मत करिएगा। स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ ध्यान रखिए, वीडियो में किसी भी तरह का कोई भी बाय या सेल कॉल नहीं है। तो यहाँ पर पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि मेरी पोर्टफोलियो में जो सर्टेन कंपनी है, मैंने आपको पिछली वीडियोज में भी अपनी पोर्टफोलियो के सर्टेन स्टॉक्स दिखाए थे और उससे आपको कुछ चीज़ें सीखने को मिली थी। तो यहाँ पे FEL यानी कि फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड हुआ करती थी, जिसको कि मैंने अपनी पोर्टफोलियो में बड़े प्यार से रखा था और बहुत सपने थे मेरे इस पर्टिकुलर कंपनी के साथ। तो यहाँ पर जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, करीब करीब 17 रुपये 90 पैसे के आसपास मेरा एवरेज बाइंग प्राइस इसमें निकल के आ रहा था। अब 2020-2021 के बाद स्टॉक ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और अब तो बंद होने के कगार पर आ चुकी है। अब यहाँ पर अगर देखें तो हमारा एवरेज कॉस्ट करीब करीब 18 रुपये के आसपास था और इसमें करीब 97% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न्स मिल रहा है। पीटर लिंच की एक बात अगर आपको याद होगी तो पीटर लिंच ने कहा था कि डाउनसाइड रिस्क हमारा कितना रहता है। डाउनसाइड रिस्क हमारा उतना ही रहता है जितना कि हमने इन्वेस्टमेंट किया होता है। यानी कि मान लीजिए किसी स्टॉक में हमने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो वो 1 लाख रुपए ज़्यादा से ज़्यादा ही जाएंगे अगर कंपनी बंद हो जाती है या कंपनी का स्टॉक प्राइस 1 रुपये 50 पैसे चला जाता है। लेकिन अब साइड पोटेंशियल अनलिमिटेड है। ये बात मैं फॉलो करता हूँ अपनी ओवरऑल इन्वेस्टिंग डिसीजन मेकिंग में और कभी कभी मुझसे भी गलतियाँ हो जाती हैं। मैं भी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करते समय कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर देता हूँ जिनकी वजह से मुझे भी लॉस देखने को मिलता है। यहाँ पे फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड का जो इंसॉल्वेंसी है वो चलना शुरू हो गया था। इसके साथ ही साथ यहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड में इंसॉल्वेंसी प्रोसेस की शुरुआत हो गई थी फरवरी 27, 2023 को ही। एंड इसके साथ ही साथ 2022 में क्या हुआ था, रिलायंस रिटेल ने बिग बाजार को खरीद लिया था। जब ये सब बातें हुई राइट, तो वहाँ पे फिर मुझे कंपनी को छोड़ना पड़ा। अब छोड़ने का मतलब ये नहीं होता है कि मैं अपनी पोर्टफोलियो में लॉस बुक करके एग्जिट कर जाता हूँ। मेरी इन्वेस्टिंग साइकोलॉजी सिंपल सी है, थ्योरी सिंपल सी है, जो भी है कि मैं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता हूँ वहाँ से जल्दी सेल नहीं करता हूँ। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं फोर्स मोटर्स की। फोर्स मोटर्स मुझे अभी भी याद है 2020-21 के आसपास जब मैं इसके बारे में एनालिसिस कर रहा था तो ये करीब करीब 800, 850, 900 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था। और मेरा थॉट प्रोसेस क्या था कि भाई 850 से 715, 720 पर एक बार फिर से आए तो मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करूं। लेकिन प्राइसेस नहीं आए और प्राइसेस जो है ऑलमोस्ट हर महीने उनमें हमें बढ़ोतरी देखने को मिली। अब यहाँ पर फोर्स मोटर्स में अगर हम देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब 27,000 करोड़ के आसपास है, रिटर्न ऑन इक्विटी 30% का है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 36% का, डिविडेंड यील्ड 0.19% के आसपास है एंड डेट टू इक्विटी बिल्कुल जीरो है। डेट कंपनी के पास है ही नहीं। पेट्रोस्की स्कोर 8 का है। पेट्रोस्की स्कोर क्या होता है इसके बारे में हमारी वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं, सीख सकते हैं कि 9 कौन से पैरामीटर्स होते हैं जिनके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं। तो यहाँ पर ओवरऑल देखिए तो आप देख सकते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो 25 के आसपास है। सेल्स ग्रोथ पिछले 7 सालों का 14% के आसपास रहा है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल पैरामीटर्स होते हैं जिनको कि मैं देखता हूँ अपनी वॉच लिस्ट में रखने से पहले कंपनियों को, और वो चीज़ें मैं डिस्कस करता हूँ S4R पर। तो S4R पर अगर आप नहीं हैं तो आप वहाँ पे आ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक आपको दे दूंगा। फोर्स मोटर्स का सेल्स ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, 2015 में मात्र 2,300 करोड़ रुपए के आसपास इसका सेल्स था। नेट प्रॉफिट करीब करीब 100 करोड़ रुपए के आसपास था। 2022 आते आते यहाँ पर देखिए 3,200 करोड़ रुपए के आसपास सेल्स हो चुका था। हालांकि नेट प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी का -91 करोड़ के आसपास हो चुका था। उसके बाद आप देखिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि करंटली मार्च 2026 में करीब 9,000 करोड़ का यहाँ पे सेल्स है एंड 1,200 करोड़ रुपए के आसपास यहाँ पे ओवरऑल नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो कभी कभी क्या होता है ऐसी कंपनियों में बिकॉज ऑफ सर्टेन कोविड इश्यूज, क्योंकि कोविड की वजह से क्या हुआ था
सब लोग घरों में रहने लग गए थे, इनकी जो टेम्पो ट्रैवलर है उसकी डिमांड कम हो गई थी, बाकी गाड़ियों की डिमांड कम हो गई थी। तो ऐसे में यहाँ पर इनकी ओवरऑल सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई दी थी। तो ये सब बातें एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमें समझना चाहिए कि किन वजहों से प्राइसेस में गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है, यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम देखें फोर्स मोटर्स का, तो जून 2023 में 61% के आसपास प्रोमोटर्स थे, 32% पब्लिक थी, और यहाँ पे करीब करीब 6% के आसपास एफआईआईज एंड डीआईएस देखने को मिल रहे थे। लेटेस्ट डाटा के हिसाब से आप देखिए तो मार्च 2026 में करीब 62% के आसपास प्रोमोटर्स हैं, 26% यहाँ पे पब्लिक है, और 12-13% के आसपास हो चुके हैं हमारे एफआईआईज एंड डीआईएज। तो अगर आप ध्यान देंगे तो एफईएल के केस में, फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड के केस में धीरे धीरे जो प्रमोटर्स थे वो धीरे धीरे निकलते जा रहे थे, उसमें पब्लिक बढ़ती जा रही थी। तो कुछ बातें होती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो कि हमें ये बताते हैं कि कंपनियों में चल क्या रहा है और फंडामेंटल्स उनके डिग्रेड हो रहे हैं या नहीं, जिससे हमें वॉच लिस्ट में रखने में मदद मिलती है स्टॉक को। ठीक है, चलिए यहाँ पे बात करते हैं क्यूपिड के बारे में। क्यूपिड का बिजनेस सेगमेंट है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। इसके बारे में हम 2021 2022 में भी डिस्कस किया करते थे। यहाँ पर आप देखिए तो मार्केट कैपिटलाइजेशन क्यूपिड का करीब 17,000 करोड़ रुपए के आसपास है, 13% आरओई है, 17% के आसपास आरओसी है। हालांकि कंपनी प्रॉफिटेबल है लेकिन ये डिविडेंड नहीं पे आउट कर रही है। डेट टू इक्विटी मात्र 0.07 के आसपास है। पेट्रोस की स्कोर मात्र इसका 2 का है। तो आउट ऑफ 9 पैरामीटर्स यहाँ पे मात्र 2 पैरामीटर पे खरी उतर रही है। सेल्स ग्रोथ हालांकि यहाँ पे देखें तो 12% के आसपास इस पर्टिकुलर कंपनी का सेल्स ग्रोथ देखने को मिल रहा है। एंड प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पे 212 का ऑलरेडी हो चुका है। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो 200 का 12, 1 रुपये कमाने के लिए 212 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं कंपनी को। तो ऐसे में ओवर वैल्यूड है या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइए। अब देखिए यहाँ पे वॉच लिस्ट का मतलब क्या होता है? वॉच लिस्ट का मतलब होता है कि हम इसे बाई करने जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम इसको रख रहे हैं और देख रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न क्यूबिट का देखिए तो जून 2023 में 45% के आसपास है, 54% के आसपास यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टमेंट थी, और ना के बराबर यहाँ पे ओवरऑल हमारे डीआईएज यानी एफआईएस देखने को मिल रहे थे। मार्च 2026 की बात करें तो 46% के आसपास यहाँ पे प्रमोटर्स हैं, 53% पब्लिक है, और मात्र 1-1.5% के आसपास यहाँ पे एफआईएस एंड डीआईएस देखने को मिल रहे हैं। ठीक, अगले स्टॉक की बात करें तो टीवीएस मोटर्स लिमिटेड। अब इसको मैं काफ़ी लंबे समय से देख रहा था और देखता ही रह गया। कभी कभी ऐसा होता है कि हम वॉच कर रहे हैं और वॉच करते रह जाते हैं, हमारे प्राइसेस जो होते हैं वो रीच में नहीं आते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। यहाँ पे 1,76,000 करोड़ का मार्केट कैप हो चुका है। रिटर्न ऑन इक्विटी 29%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे 15%, डिविडेंड यील्ड 0.32% के आसपास है, एंड यहाँ पे डेट टू इक्विटी देखें तो 3.89 के आसपास है। डेट टू इक्विटी 1 से ज़्यादा होता है तो ऐसे में हम कहते हैं कि कंपनी के पास डेट बहुत ज़्यादा होता है। अगर कंपनी एक्सपेंशन कर रही होती तो जनरली डेट लेती है। जनरली जो ऑटो कंपनियां होती हैं उनके पास हमें डेट देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे पेट्रोस की स्कोर 8 का है, एंड सेल्स ग्रोथ पिछले 7 सालों का करीब 15% के आसपास रहा है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पे ऑलरेडी 60 का हो चुका है। इसके साथ ही साथ अगर हम टीवीएस मोटर्स का यहाँ पे देखें सेल्स पैटर्न तो 2014 में करीब 8,000 करोड़ रुपए के आसपास सेल्स था, 187 करोड़ रुपए के आसपास यहाँ पे नेट प्रॉफिट था। 2023 में ये बढ़ के 32,000 करोड़ का सेल्स हो चुका था और 1,310 करोड़ रुपए के आसपास यहाँ पे हो चुकी थी नेट प्रॉफिट कंपनी की। इसके साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो करंटली 52,000 करोड़ के आसपास सेल्स है एंड 3,000 करोड़ रुपए के आसपास यहाँ पे ओवरऑल नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है कंपनी का। ठीक है, शेयर होल्डिंग पैटर्न पे ध्यान दें तो जून 2023 में करीब 50% के आसपास टीवीएस मोटर्स में प्रमोटर्स थे, पब्लिक केवल 8% की थी, और यहाँ पे आप देखिए तो आपको करीब करीब 42% के आसपास एफआईआईज एंड डीआईएस देखने को मिल रहे थे। वहीं पे लेटेस्ट डाटा के हिसाब से अगर हम ध्यान दें तो लेटेस्ट डाटा के हिसाब से यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्च 2026 में करीब 50% प्रमोटर्स हैं, 8.5% पब्लिक है, और यहाँ पे करीब करीब 41-42% के आसपास एफआईआईज एंड डीआईएस देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अगले स्टॉक की यहाँ पे बात करें, अगली कंपनी जो है तो वो कंपनी है यहाँ पे पॉलीकैब लिमिटेड। अब पॉलीकैब देखिए 1,37,000 करोड़ रुपए के आसपास मार्केट कैपिटलाइजेशन है, 25% रिटर्न ऑन इक्विटी है, 34% के आसपास यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, डिविडेंड यील्ड 0.39% के आसपास है, डेट टू इक्विटी यहाँ पे मात्र 0.02 है, पेट्रोस की स्कोर 7 का है, एंड सेल्स ग्रोथ पिछले 7 सालों की देखें तो 20% के आसपास के रेट से ग्रो करती हुई दिखाई दे रही है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पे 51 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही साथ अगर हम सेल्स ट्रैक रिकॉर्ड यहाँ पे देखें पॉलीकैब का
तो 2015 में मात्र 4,700 करोड़ रुपए के आसपास सेल्स थी, 164 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट था। 2023 में करीब 14,000 करोड़ रुपए के आसपास सेल्स थी, 1283 करोड़ रुपए के आसपास नेट प्रॉफिट था। वहीं पे लेटेस्ट डाटा के हिसाब से आप देखिए तो मार्च 2026 में करीब 28,000 करोड़ रुपए के आसपास यहाँ पे सेल्स था और 2700 करोड़ रुपए के आसपास ओवरऑल नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा था पॉलीकैब का। इसके साथ ही साथ अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पे ध्यान दें तो जून 2023 में 67% के आसपास यहाँ पे प्रोमोटर्स थे, 15% पब्लिक थी और यहाँ पे करीब करीब 19% के आसपास हमें FIIs एंड DIs देखने को मिल रहे थे। इसके साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे देखें तो आप देख सकते हैं करीब करीब 62% के आसपास मार्च में प्रमोटर्स हैं, 12% पब्लिक है और यहाँ पे करीब 26% के आसपास हमें FIIs एंड DIs देखने को मिल रहे थे। सो बेसिकली यहाँ पर बिजनेस मुझे स्ट्रांग लग रहा था, कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग लग रहे थे, लेकिन मैं सर्टेन प्राइस का इंतजार करता रह गया, कभी मार्केट के करेक्शन का वेट करता रह गया या कभी सपोर्ट लेवल का वेट करता रह गया। अब इसका मतलब क्या है कि कुछ भी प्राइस पे बाई कर लो? बिल्कुल नहीं। कंपनी की ओवर वैल्यूएशन इग्नोर करना भी खतरनाक हो सकता है। हम लोग जनरली देखते हैं कि 100 रुपए की चीज हमें अगर महंगी लग रही है तो 180 रुपए पे चली जाती है तो और ज्यादा महंगी रखती है, और 300 पे चली जाती है तो हम ये सोचने लगते हैं कि यार इसको लेना चाहिए था। सो एक्चुअली इन्वेस्टिंग में सिर्फ वैल्यूएशन नहीं इंपॉर्टेंट होता है, ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर बिजनेस जेन्युइनली ग्रो कर रहा है, सेल्स बढ़ रही है, प्रॉफिट्स ग्रो हो रहे हैं और मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने में सक्सेसफुल हो रहा है, जैसे कि हमारे फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड के केस में उल्टा हो गया, यहाँ पे मैनेजमेंट डिसीजंस नहीं ले पाया और उसके फंडामेंटल्स भी डिग्रेड हो गए, तो ऐसे बिजनेसेस को मार्केट रिवॉर्ड करता है लॉन्ग टर्म में। तो हमेशा ध्यान रखिए जब भी आप एनालिसिस कर रहे हो तो बिजनेस जरूर से जरूर देखिए कंपनी का, इसके साथ ही साथ फंडामेंटल्स देखिए कि सेल्स ग्रो हो रही है या नहीं, प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो हो रही है या नहीं, एंड मैनेजमेंट के क्या डिसीजंस हैं वो देखना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इन सब में कौन सा स्टॉक आपकी वॉच लिस्ट में था कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो आपको कैसी लगी ये भी कमेंट करिए। क्या इसी तरह की वीडियोज आप कंटिन्यू चाहते हैं, इसको भी आप कमेंट करके जरूर से जरूर बताइए। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक इसी तरह की जानकारी के साथ, तब तक आप हमारी दूसरी वीडियोस देखते रहिए और हाँ, दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए।